नमस्कार, मनोज अष्टवाल टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय उत्तराखंड के जोशीमठ का मुद्दा सबसे ज़्यादा ज्वलंत बना हुआ है, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। और भूवैज्ञानिक इस ऊहापोह में है कि ये आखिर हो क्या रहा है। पूरे जोशीमठ के मकानों में दरारें पड़ी हैं, जगह जगह पूरे मंदिर हों या फिर आम सड़कें हों, दरारों की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। इस सब पर क्या कंक्लूजन निकलेगा, कितनी चिंता पर्यावरणविदों को है, भूगर्भ वेताओं को है, और कितनी चिंता आम आदमी को है। हमारे साथ इस समय यायावर, घुमक्कड़ और प्रकृति के चितेरे जिन्हें कहा जाता है उत्तराखंड में, रतन अष्टवाल मौजूद है। ठाकुर रतन अष्टवाल जी से मैं जानकारी चाहता हूं कि ठाकुर साहब ये बताइए कि ये जोशीमठ के मुद्दे पर क्या राय है आम नागरिक की, और बेसिकली आपकी, जो आप एक घुमक्कड़ी के शौक के साथ प्रकृति के प्रति इतना प्रेम रखते हैं। देखिए, जहाँ तक जोशीमठ का प्रश्न है तो ये जो जोशीमठ में जो दरारें आज इतना भयावह रूप ले चुकी हैं, ये एक दिन में ये सब कुछ नहीं हुआ है। समाचार पत्रों की माने तो ये 47 साल से ये दरारें यहाँ पे देखी गई हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूँ तो मैं सन 1996 में जब नौकरी करता था एक मल्टीनेशनल के लिए, तो मैं पहली बार जोशीमठ गया था, बद्रीनाथ तक गया था। तो ये मेरे को सन 1996 में भी दिखी थी। हेलंग की जब चढ़ाई आप चढ़ते हैं और मारवाड़ी का ढलान जब उतरते हैं तो उसके बीच में कई स्थानों पे मुझे तब भी ये जो है दरारें दिखी थी। और चूंकि लगातार हम उस एरिया में आते जाते रहते तो मैंने देखा कि दरारों का दायरा बड़ा है। अब सवाल ये होता है, प्रश्न ये उठता है कि जब ये बीमारी 47 साल पहले डायग्नोस हो गई थी, तो 25 साल उत्तर प्रदेश में और 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, तो इसका इलाज क्यों नहीं किया गया। अब जबकि वो नासूर बन चुकी है तो हम रोना धोना चिल्ला रहे हैं और देहरादून में बैठ के पहाड़ के नक्शे बना रहे हैं, जो शासन प्रशासन की यदि मैं बात करूँ। एक दूसरी बात, ये बद्रीनाथ जी जब हम जाते हैं तो सारे भी वीवीआईपी है, वीआईपी जो है वो इसी रास्ते तो जा रहे होंगे, तो उनको क्यों नहीं दिखी ये दरारें आज तक। और दिखी तो फिर इसका समय पे इलाज क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो स्थानीय प्रशासन होता है, जिला प्रशासन होता है, उसने क्या प्रिकॉशन लिए, ये हुआ। दूसरी बात क्या होती है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर इस घाटी की यदि हम बात करें तो इसके अगल बगल में कई योजनाएं भी संचालित है। जल विद्युत योजनाएं भी संचालित हो रही हैं। तो इधर जो है आपका ऑल वेदर रोड का भी काम चला है। इसके ठीक सामने की यदि कल्पेश्वर वैली की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी सड़कों का निर्माण हुआ है। तो निश्चित रूप से यदि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रहा है, विकास कार्य कहीं पे हो रहा है, तो उस विकास कार्य के लिए जियोलॉजिकल रिपोर्ट यानी भूगर्भीय जो विज्ञानियों की जो रिपोर्ट है वो भी ली गई होंगी। तो क्या भूगर्भवेत्ताओं ने इन सब बातों से सिस्टम को या सरकारों को चेताया नहीं, या कार्यदायी संस्थाओं को चेताया नहीं कि भाई इससे आने वाले टाइम में क्या प्रभाव इसके होंगे। और अगर उन्होंने चेताया था तो उन्होंने ट्रीटमेंट भी बताया होगा, इलाज भी बताया होगा, तो क्या कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वो ट्रीटमेंट किया गया। एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि जब जियोलॉजी की हम बात करते हैं, भूविज्ञान की हम बात करते हैं, तो इसका इसका जो है सीधा सीधा अलग तरह का एक तरह से ट्रेंड होता है। जैसे कि समुद्र का भूविज्ञान अलग होता है, मैदानी क्षेत्रों का भूविज्ञान अलग होता है, पर्वतीय क्षेत्रों का भूविज्ञान अलग होता है। तो क्या पर्वतीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भूवैज्ञानिकों की सेवाएं ली गई हैं इसमें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और अगर नहीं ली गई हैं तो क्यों नहीं ली गई हैं, और यदि नहीं ली गई हैं तो इसको एक तरह से लकीर मान लिया जाना चाहिए और आगे नजीर मान लिया जाना चाहिए। आगे पर्वतीय क्षेत्रों में जितनी भी योजनाएं बनती हैं, परियोजनाएं बनती हैं, उसमें अनिवार्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र के भूवैज्ञानिक की ही राय ली जाए, न कि जो है समुद्र और मैदानी क्षेत्रों में भूविज्ञान करने वालों की। दूसरी तरफ हमारे ही राज्य से हर साल 100 से 200 एमएससी जियोलॉजी निकलते हैं, उनकी कितनी सेवाएं पहाड़ के लिए ली गई हैं। मेरा तो ये भी मानना है कि जिस तरह से हम आपदा, देखिए सिंपल सा चीज़ है, पहाड़ प्रकृति और मनुष्य का आपदाओं से चोली दामन का साथ है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। हम इसको कम कर सकते हैं और इसके साइंटिफिक तरीके से इसके समाधान खोज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपदाओं से हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं इसके दृष्टिगत रखते हुए मेरा तो ये मानना है कि ब्लॉक स्तर पे जो है विशेषज्ञ भूवैज्ञानिकों की राय ली जानी चाहिए योजना परियोजना पे। ये तो हुआ एक 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 चैप्टर जो कि
सरकार की तरफ से या सरकारी एजेंसियों की तरफ से मेरे को जितना समझ में आया। अब दूसरा पक्ष इसमें ये होता है, स्थानीय स्तर पे जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर दिया गया उतना बड़ा, तो 3-4 मंजिल 5-5 मंजिल 3-3 मंजिल भवन बनाने की परमिशन किसने दी? बहुत खूब। और परमिशन दी तो किस आधार पे दी? क्या आपने जो है रिमोट सेंसिंग या जियोलॉजिकल मानकों का अनुपालन हुआ है, पालन हुआ है उसमें? दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे हमारी सनातन मान्यताओं का एक प्रतीक वहाँ पे है, शंकराचार्य जी का जो जो वहाँ पे है स्थान है वो बिल्कुल। है। हमने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। आज कुछ लोग मेरे को बता रहे थे कि जो शंकराचार्य जी जो है का जो स्थान है या जो भवन है उसमें भी दरारें पड़ गई हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे सनातन धर्मावलंबियों का ये एक प्रतीक है, एक तीर्थ स्थान पे भी संकट के बादल छा गए हैं। तो सवाल वही उठता है कि जब जो है 47 साल पहले ये बीमारी डायग्नोस कर ली गई थी तो 47 साल में इसका उपचार क्यों नहीं हुआ? एक दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, मैंने देखा है बहुधा कि जब इस तरह की समस्याएं आती हैं, आपदाएं आती हैं, तो एक तरफा सरकारी सिस्टम को दोषी मान लेते हैं और अपने को पाक साफ हम बहुत समझने अच्छी बात लगते है। हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपदाओं में, अभी मुझे पता है जब 1996 से मैं वो दरारें देख रहा हूँ, तो जिन्होंने उतने बड़े बड़े भवन वहाँ पे बनाए हैं, क्या उनको वो दरारें नहीं दिखी थी? और अगर उनको दिखी थी तो उन्होंने इसका उपचार क्यों नहीं किया, समय पे उपचार क्यों नहीं किया, या विशेषज्ञों की राय के आधार पे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं किया? तो देखिए, जब तक हम अपनी अपनी जो है गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर आपदाओं की हम बात करें तो 2013 की केदारनाथ आपदा हो, उसके बाद धारचूला की आपदा है, उसके बाद जो है आपके मोरी आराकोट की आपदा है। उस प्रश्न वही उठता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा? ठीक, तो मुझे ये लगता है कि ना तो हमने कुछ सीखा है और पाने की तो बात हो नहीं सकती, और जो हम खोते ही जा रहे हैं। अब एक तरफ अब ये जोशीमठ की आप बात कर रहे हैं, रामगढ़ को देखिए, रामगढ़ में ऊपरी क्षेत्रों में बेतहासा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस ओवरबर्डन को आप नालों में डाल दे रहे हो। जब बरसात हो रही है, नीचे जो तल्ला रामगढ़ के लोग हैं उनके मकानों में, खेतों में पूरा मलबा भर जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। इनक्लोजमेंट की यदि बात करें, जो नैनीताल का जो है बनिया नाला है, वो इनक्लोजमेंट एक दिन में हुआ क्या? बनिया नाला सही बात नहीं हुआ सही ना, बात, तो सही बात। आपने अपनी नाक के नीचे होने दिया। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों की और सरकारी सिस्टम की भी तो जवाबदेही फिक्स करनी पड़ेगी, एक बात। इसी तरह सिमिलरली हम देखेंगे तो रिस्पना और बिंदाल की हालत देखिए आज की डेट में। आपने जो है अवैध कब्जे करा के गला घोट दिया। क्या कर रहे हैं आप? किसी बड़ी आपदा या बड़ी दुर्घटना को का इंतजार कर रहे हो कि कोई बड़ी दुर्घटना होगी फिर हम जो है घंटियाली आंसू बहाएंगे? तो ये जो चीजें हैं थोड़ी सी मतलब करती हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी मेरे को दिखती है आपदाओं के संबंध में। तो मुझे ये लगता है कि अभी देर भले हो गई है लेकिन अबेर नहीं हुई है। पहाड़ी शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल। समय रहते व्यवस्थाओं को अब भी ठीक कर लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अनियंत्रित विकास जो हो रहा है, चाहे वो डैम बन रहे हो या सड़कें हो या फिर हम लोगों की चेतना की कमी हो, इस पर क्या कहेंगे? आम आदमी क्या इसका दोषी नहीं है? देखो, मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि हम एक तो गलत कोई चीज हो रही है उसको हम बंद आंख से देख रहे हैं, या उसको अपने मतलब तात्कालिक स्वार्थ के लिए को देखते हुए हम चुप हो जा रहे हैं, वो भी गलत है। और दूसरी तरफ देखिए, जहाँ तक आपने बात कहा विकास कार्यों की, तो विकास तो होगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, मानव की जरूरतें बढ़ेगी, तो विकास भी होगा। लेकिन विकास के साथ साथ जो उसके प्रिकॉशंस है, उसका जो इलाज है, वो भी जरूरी है। अन्य देशों में ये सब कुछ होता है, वहाँ भी डैम बन रहे हैं, वहाँ भी सड़कें बन रही हैं, वहाँ भी टनल्स बन रही है, लेकिन वहाँ पे जो टेक्निकल कार्य होता है और जो साइंस का जो काम है या भूवैज्ञानिकों का जो काम है, वो बड़ी पारदर्शिता से होता है। तो उस मानक पे हमें खरा उतरना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह की आपदाओं को जो है हम संतुलित या इस्टेब्लिश कर पाएंगे। नहीं तो फिर जो चल रहा है ऐसे ही होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब भारत सरकार और राज्य सरकार को इस पर अब गंभीरता से सोचना चाहिए। गंभीर मुद्दा है, और गंभीर मुद्दे के साथ क्या हम जोशीमठ को निगल रहे हैं? क्या जोशीमठ की लोक संस्कृति, लोक समाज हमसे जुदा हो जाएगा? ये गंभीर समस्या को कैसे दूर किया जाए,
इस पर चिंतन मनन कैसे हो। रत्नस्वाल जी हमारे साथ थे और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं यकीनन वो एक ज्वलंत मुद्दे हैं, और उन पर अगर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो एक पॉलिसी मेकर के रूप में आगे काम नहीं करती तो आने वाले कल में जोशीमठ का भविष्य चिंतनीय है, ये मेरा मानना है। नमस्कार।